आज हम लोग जीएस दृष्टि के घटना चक्र में समान विज्ञान जो कि चित्र पर आधारित है उसको पढ़ते हैं। इसमें है सबसे पहले जैव उर्वरक। जैव उर्वरक में है जैसे सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं से युक्त खाद, ये सब जैव उर्वरक में आते हैं। उसमें पर्यावरण हितैषी भी आएगा जैव उर्वरक के रूप में। जैव उर्वरक में आ जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस की उपलब्धता जितना ज़्यादा हो उतना खेतों में लाभकारी और सूक्ष्म जीव सब जैव उर्वरक के अंतर्गत आते हैं। जिसमें आएगा जैव उर्वरकों के प्रकार। जैव उर्वरक के 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस घुलाने वाले, पौधों की वृद्धि प्रोत्साहन देने वाले और कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण से राइजोबियम, एजोटोबैक्टम, एजोस्पाइरिलियम, एसिटोबैक्टर और नील हरित शैवाल और एंजोल है। और फास्फोरस घुलने वाले में बैसिलियस, स्क्यूडोमोनास, एस्परजियस और पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले में है राइजोबैक्टीरिया, स्क्यूडोमोनास। उसके बाद है कंपोजिट एक्सीलरेटर खाद। इसमें है सेलुलोटिस और लिग्नोटिस, सेलुलोलिटिक और लिग्नोलिटिक। ये हो गया जैविक उर्वरकों के प्रकार। अब आते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल में क्या क्या है? इसका अन्य नाम, नील हरित शैवाल का अन्य नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। और ये कैसा शैवाल है? प्रोकैरियोटिक शैवाल है। इसमें है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की सहायता भी नील हरित शैवाल में होता है। इसमें होता है एजोला का सहचारी भी है इसमें। और इसके साथ जोड़ने पर जैसे एजोला के बाद आएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण और उसके बाद उपज क्षमता में वृद्धि होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण पड़ेगा तो उपज क्षमता में वृद्धि होगी। और है पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर साइनोबैक्टीरिया और एना एजोली से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की घट। इसमें फिर हो जाएगा जलीय फर्म है। उसके बाद दुधारू पशुओं को खिलाने पर दूध की मात्रा में वृद्धि। फिर आ गया कंकाल मांसपेशीय तंत्र। कंकाल हुए मांसपेशीय तंत्र। कंकाल तंत्र में क्या आएगा? कंकाल तंत्र में जो कि हड्डियों से बना ढांचा है, इसका कार्य है शरीर को आकृति देना, कंकाल तंत्र का। और मांसपेशीय तंत्र का काम क्या है? मांसपेशियों से निर्मित होता है। इसका कार्य है शरीर को सहारा और दृढ़ता व गति देना, मांसपेशियों का। कंकाल तंत्र का काम क्या है? हड्डियों से बना ढांचा बनाना और कार्य है शरीर को आकृति देना। और मांसपेशियों तंत्र से होता है, मांसपेशियों से निर्मित होता है। इसका कार्य है शरीर को सहारा एवं दृढ़ता एवं गति देना। सबसे पहले मानव कंकाल तंत्र के जानते हैं। तो अंतः कंकाल, जो अंदर की कंकाल, उसमें है अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां और उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियां और कुल 206 हड्डियां होती है मानव में। उसके बाद है बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल में कौन कौन आएगा? बाल आएगा, नाखून आएगा, रोम आएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अंग और हड्डियों की संख्या कि कौन से अंग में कितने हड्डियां हैं। जैसे खोपड़ी को स्कल बोलते हैं। स्कल में कितना हड्डी है? 29 हड्डी है। उसके बाद कपाल में हो गया 8 हड्डी। चेहरा में कितना हड्डी है? चेहरा जो कि 14 हड्डी है। कान में 6 हड्डी। रीढ़ की हड्डी में, जिसमें वयस्क में 26 और बच्चे में 33 होते हैं, जिसको बैकबोन। फिर पसलियाँ जो कि रिब्स में 12 जोड़ी मतलब 24 हड्डी होती है। उसके बाद है फ्लोटिंग रिल्स या तैरती पसलियाँ में 2 जोड़ी, 11वीं और 12वीं पसलियाँ हैं। उसके बाद आते हैं नाखून। नाखून के बारे में जानते हैं। नाखून में क्या क्या है? अल्फा कैरेटिन से निर्मित होता है नाखून। यह रक्त संचरण का अभाव है, यहाँ पर नाखून में रक्त संचरण नहीं होता। काटने पर नाखून दर्द नहीं देगा। यह बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है।
यह मृत कोशिकाओं के द्रव से निर्मित होता है। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव से निर्मित होता है। उसके बाद अब पढ़ते हैं हम लोग मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना? 65%। उसके बाद कार्बन पाया जाता है, कार्बन 18.5%। उसके बाद हाइड्रोजन पाया जाता है कितना? 9.5%। उसके बाद पाया जाता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3.20%। फिर कैल्शियम पाया जाता है 1.5%। फास्फोरस पाया जाता है 1%। उसके बाद है मानव दंत प्रणाली। मानव में दंत प्रणाली में क्या आता था? दंत बल्क इनेमल के साथ कैल्शियम फास्फोरेट जोड़ना, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट जोड़ने पर दंत बनता है। जी, जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, उसको द्विदंती कहते हैं। माने हमारे जीवन काल में 20 दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं, वही है जो 12 जो अस्थाई दांत है जो चवर्णक दांत कहलाते हैं, सिर्फ एक बार विकसित होते हैं, उसको विकसित एक दंतीय कहते हैं। दांत के प्रकार देख लीजिए। दांत के प्रकार क्या है? कृंतक, इंसाइसर, रदनक, केनाइन, अग्र चवर्णक जो कि आगे है प्रीमोलर, और चवर्णक मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। परीक्षा उपयोगी दृष्टि। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन कहलाता आर्थोप्लास्टी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन है? कैल्शियम फास्फेट। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। अस्थि एवं दंत मतलब हड्डी और दांत का निर्माण में क्या आवश्यक है? कैल्शियम है, फास्फोरस है और क्लोरीन फ्लोरीन है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? दंत वल्क, जिसको इनेमल बोलते हैं। जबड़ा तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित हड्डी क्या कहलाता? हाईओइड, हाईओइड कहलाता। गर्दन का पहला कशेरुकु होता है एटलस कशेरुकु। अब हम लोग कान के बारे में जानते हैं। कान में क्या क्या होता है? कान में होता है इसको स्टेपिड हड्डी, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। कान में ही सबसे छोटी हड्डी कान में होता है, और जो कि सबसे छोटी है। इसमें मैलियस होता है और इंकस होता है। कान में मैलियस और इंकस होता है, इसमें स्टेपिड हड्डी जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। उसके बाद है मनुष्य का पैर। मनुष्य के पैर ठोस हड्डी जो कि जांघ की हड्डी होती है, और फीमर की हड्डी जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और सबसे भारी हड्डी होती है। फीमर जो है जो ऊपर होता है वो शरीर के सबसे भारी हड भारी हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी होती है। उसके बाद है प्रमुख अस्थियां। क्लेविकल, क्लेविकल कहाँ होता है? वह हंसुली कोलर बोन जो कि जत्रुक या हंसुली कंधे पर होता है। क्लेविकल होता है जो कंधे पर होता है। और स्कैपुला, स्कैपुला होता है स्कंध फलक। शोल्डर के ब्लेड जो कि शोल्डर के नीचे जो यहाँ साइड में होता है उसके बगल में होता है। उसके बाद है अस्टर्नम उरोस्थी जो कि ब्रेस्ट बोन आगे की तरफ होता है। उसके बाद है कार्पल्स। कार्पल्स होता है जो कि कलाई में होता है। ये फिगर के साथ दिया हुआ है। कार्पल्स कलाई में, जो रिस्ट बोलता है उसको। पैटेला, पैटेला जो कि घुटना नी में होता है, पैर में होता है घुटना जहाँ मुड़ता है वहाँ पड़ी पैटेला वहाँ को बोलता है। उसके बाद है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में हड्डी और हड्डी को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? हड्डी और हड्डी को जोड़ने पर लिगामेंट होता है, और हड्डी प्लस प्लस मांसपेशियों को जोड़ने को क्या कहा जाता है? कांडेरा। ये सेवन परीक्षा उपयोगी ज़्यादा है। इसमें लिगामेंट किसको बोलते हैं? हड्डी प्लस हड्डी को जोड़ से लिगामेंट, और हड्डी प्लस मांसपेशियों से कांडेरा। अब हम लोग पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। पाचन विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोज्य पदार्थ को सरल, छोटे व घुलनशील अणु में बदलना पाचन कहलाता है। मतलब विभिन्न भौतिक राशि और रासायनिक क्रियाओं द्वारा, भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया द्वारा जो भोज्य पदार्थ है, जो भोजन करते हैं, उसको छोटे से छोटे रूप में तोड़ना, वही घुलनशील अणुओं में बदल जाता है, वही पाचन होता है। अब पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। पाचन तंत्र में हो गया पूरा
पाचन तंत्र सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से। मुख में सबसे पहले लार आता है। मुख में क्या क्या पाया जाता है? लार होता है जो कि टाइलिन एंजाइम या लरीय एंजाइम का होता है। उसके बाद जीभ आता है। फिर ग्रास नली भोजन के अमाशय तक ले जाता है। ग्रास नली का काम क्या है? भोजन को अमाशय तक ले जाना। उसके बाद है पित्ताशय। पित्ताशय में क्या क्या होता है? वसा का इमल्सीकरण होता है, पीत्त का भंडार होता है। पित्ताशय में पीत्त का भंडार और वसा का इमल्सीकरण होता है। उसके बाद है यकृत। यकृत में क्या होता है? यकृत में होता है पीत्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनिस, यूरिया का संश्लेषण और एल्कोहल और निराविशन का। फिर अमाशय में होता है एचसीएल मुक्त। अमाशय से क्या 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 रिलीज होता है? एचसीएल रिलीज होता है। एचसीएल मुक्त होता है, मैंने रिलीज होता है। फिर पेप्सिन एंजाइम इसी में होता है। प्रोटीन का पाचन भी इसी में होता है। अग्नाशय में क्या होता है? अग्नाशय को अग्नाशयी रस भी कहा जाता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। उसके बाद है छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का भी पाचन छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन भी छोटी आंत में होता है। और पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी किस में? छोटी आंत में। छोटी आंत का काम बहुत है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। उसके बाद है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो कि अवशेषी अंग है, वह परिशेषिका कहलाता है। अपेंडिक्स क्या है? अवशेषी अंग है। उसके बाद है गुद्दा। गुद्दा से क्या होता है? मल त्याग दिया जाता है। उसके बाद हम लोग लार के संगठन के बारे में जानते हैं। लार का संगठन क्या क्या है? म्यूकस जो कि लुब्रिकेंट कहलाता है। म्यूकस को लुब्रिकेंट कहते हैं। उसके बाद है लारिये एमाइल लारिये एमाइलेज टाइलिन स्टार्च का पाचन के रूप में लार का संगठन काम है, जिसमें लारिये एमाइलेज टाइलिन है जो कि स्टार का पाचन करता है। उसके बाद है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम से क्या होता है? जीवाणुओं का नाश होता है। और लारिये एमाइलेज टाइलिन से क्या होता है? स्टार्च का पाचन होता है। फिर है लिंगुअल लाइपेज से क्या होता है? वसा का पाचन। वसा का पाचन किससे होता है? लिंगुअल लाइपेज से। और खाने में नमी कौन लाता है? खाने में नमी क्लोरीन, फास्फोरस और नाइट्रोजन आदि इलेक्ट्रोलाइट्स खाने में नमी लाते हैं। उसके बाद हम लोग यकृत यकृत के बारे में जानते हैं। यकृत में क्या क्या आता है? यकृत है जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाता है। यकृत को क्या बोलते हैं? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि। यह भार में कितना होता है? लगभग 1.5 किलोग्राम, मतलब 1.5 किलो होता है। 1.5 किलोग्राम यकृत में। यकृत की प्रमुख क्रियाएं क्या क्या है? यकृत में होता है पित्त का उत्पादन होता है, ग्लाइकोनेजेनिस बनता है, रक्त में अमीनो अम्ल का विनियमन होता है, हिपेरिन और फाइब्रोनोजेन में और प्रोटीन का उत्पादन होता है। यूरिया का संश्लेषण भी लगभग 500 क्रियाएं होती है। और शरीर के ताप को बनाए रखने में सहायक होता है कौन? यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। उसके बाद अमाशय जो कि अस्टोमेटा कहलाता है। अमाशय में जठर ग्रंथि जो कि जठर रस भी रहता है, उसको हल्का पीला रंग रहता है। जठर रस कैसा रहता है? हल्का पीला। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है जो कि अम्लीय माध्यम से होता है। उसमें पेप्सिन एंजाइम भी होता है जो कि प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, उसको पेप्सिन एंजाइम से होता है। फेनेस्लेस्मा अमाशय को आंतरिक स्तर के अम्ल से रक्षा करता है। उसके बाद है रेनिन एंजाइम जो कि केसिनोन दूध और कैसीन से होता है। उसके बाद है लैंगरहैंस की दूपिका। लैंगरहैंस की दूपिका का खोज कौन किया? लैंगरहैंस ने किया। अग्नाशय का यह एक भाग है जो कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन एवं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव करता है। कौन? लैंगरहैंस द्वीप। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पित्ताशय। पित्ताशय जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। पित्ताशय का भंडारण। पित्ताशय में क्या क्या भंडारण? पित्ताशय में लगभग प्रतिदिन 800 से 100 मिली
मीटर का पित्त का भंडार होता है। पित्ताशय में लगभग प्रतिदिन 800 से 1000 मिलीलीटर पित्ताशय का भंडार होता है। अब पित्ताशय का स्त्रवन, वसा का पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन, फिर है लिपिड के पाचन व अवशोषण में सहायक होता है। लिपिड्स के पाचन व अवशोषण में सहायक होता है। इस पित्त का पीएच कितना होता है? 7.7, जो कि क्षारीय पित्त रस है। इसका रंग कैसा होता है? पीला और हरा, पीला हरा। और बिलिरुबिन की अधिकता से कौन सा रोग? पीलिया होता है। पीलिया रोग बिलिरुबिन की अधिकता से होता है। अब हम लोग जानते हैं अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में जानते हैं। अग्नाशय जो मानव शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। इसमें मिश्रित ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होता है और यह क्षारीय अग्नाशय रस, पूर्ण पाचक रस का स्त्रवन करता है। और क्षारीय अग्नाशय रस में कौन क्या क्या होता है? ट्रिप्सिनोजेन, जो कि अक्रियाशील ट्रिप्सिन होता है। प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड में तोड़ना, ये होता है अग्नाशय का काम, जो कि पूर्ण पाचक रस में आता है। इसमें फिर होता है अग्नाशी लाइपेज, वसा का पाचन इसी में होता है। अग्नाशयी एमाइलेज, जो कि स्टार्च का पाचन अग्नाशय में होता है। छोटी आंत का कार्य क्या क्या है? छोटी आंत का पहला है जो कि 3 भाग होता है। 3 भाग कौन कौन है? ग्रास नली, मध्य मध्यांत और शेषांत। डिओड्रम डिओड्रम और है जे मध्यांत्र, जेऊजनम और हेनम। यह अत्यधिक कुंडलित नलिका जो कि 6 से 7 मीटर होता है। इसका कार्य क्या है? भोजन को अंतिम रूप से पाचन तथा अवशोषण करना। इस कार्य के अंतर्गत भोजन का अंतिम रूप से पाचन करने में इसका सहयोगी क्या क्या है? जैसे पहले इरिप्सिन जो कि है पेप्टोन्स को पाचन करना, जो कि अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। वैसी है माल्टेज से माल्टोज का पाचन करना और ग्लूकोज में ला देता है। वही है लैक्टोज पाचन करता है और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोड में लैक्टोज को तोड़ता है। और लाइपेज से क्या होता है? इमल्सिफाइड वसा का पाचन होता है और इसमें फैटी एसिड जमा होता है। सुक्रोज का कार्य है सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विखंडन करना। फिर हम लोग बड़ी आंत में के बारे में जानते हैं क्या क्या उसमें? बड़ी आंत है जो ये बड़ी आंत में 3 भाग विभाजित होते हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। इसका कार्य है जल का अवशोषण करना। बड़ी आंत का काम, सबसे बड़ा काम क्या है? जल का अवशोषण करना। उसके बाद अपेंडिक्स के अन्य नाम क्या है? कृमि रूप परिशेषिका। इसका अवशेषी अंग का उदाहरण है, यह अवशेषी अंग का उदाहरण है और बृहदांत्र के सिकम से जुड़ा हुआ होता है। बृहदांत्र के सिकम से जुड़ा होता अपेंडिक्स है। महत्वपूर्ण तथ्य: ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? जाइमेज। एंजाइम मूलतः होते हैं जैव उत्परत प्रोटीन। दूध को पचाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? रेनिन। और परीक्षा दृष्टि से लार में जल की मात्रा होती है 99.5%। अब प्रतिदिन लार का औसतन स्त्रावन कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर तक। अब हम लोग विटामिन एवं पोषण के बारे में जानते हैं। पदार्थ का पोषक पदार्थ एवं उनके कार्य, जो कि 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें हो गया पहला कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, खनिज लवण और जल। वसा का कार्य क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन में काम करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पादन में, वसा भी ऊर्जा उत्पादन में, और प्रोटीन है जो कि शरीर के निर्माण में काम करता है। विटामिन है जो उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। न्यूक्लिक है जो प्रोटीन संश्लेषण करता है और खनिज लवण है जो उपापचयी क्रिया को नियंत्रण या नियमन करता है। और जल है जो उपापचयी क्रिया में भाग लेता है। अब विटामिन का खोज किसने किया? कैसिमिर फंक, जो कि 1911 से 1912 में विटामिन की खोज करता फंक है। इसका अन्य नाम क्या है? सहायक आहार करके फ्रेडरिक गोलैंड
हॉपकिंस द्वारा प्रतिपादित किया। लगभग 20 ज्ञात प्रकार के विटामिन है, जिसमें जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? जल में घुलनशील बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन बी सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वसा में घुलनशील ए, डी, ई के। अब हम लोग जानते हैं प्रमुख विटामिन के स्रोत व कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इससे कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जो कि रात में नहीं दिखता, जिससे इसका जीरो जीरो पैथेलिमा, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन होता है, इसका रोग है। इस विटामिन ए का स्रोत क्या क्या है? गाजर, हरी सब्जी, दूध, यकृत और मछली का तेल विटामिन ए का स्रोत है। अब हम लोग विटामिन बी वन के बारे में जानते हैं। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी वन से कौन सा रोगी होता है? बेरी बेरी रोगी। इसमें वृद्धि से रुकना होता है। इसका स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध। विटामिन बी वन। फिर विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन से विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। और इससे कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग होता है। विटामिन बी टू से किलोसिस रोग। इसका स्रोत क्या क्या? विटामिन बी टू का स्रोत है पनीर, अंडा, ईस्ट, मांस, पत्तेदार सब्जियां। इसमें खाने पर विटामिन बी टू की कमी नहीं होगी। फिर है विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का नाम क्या है? नियासिन या निकोटीन। इसका रोग क्या? प्लेग्रा। किसके से होता है? प्लेग्रा। और विटामिन बी थ्री का स्रोत क्या है? ईस्ट, मांस, मछली, अंडा, दूध, फल या विटामिन बी थ्री का स्रोत है। विटामिन बी फाइव का नाम क्या? पैथोथोनिकम। पैथोथिनिकम। इसका रोग क्या है? चर्म रोग और सफ़ेद बाल हो जाना। विटामिन बी फाइव में चर्म रोग और सफ़ेद बाल हो जाते हैं। इसका स्रोत क्या क्या है? स्रोत है अंडा, दूध, मांस और मूंगफली। विटामिन बी सिक्स का अन्य नाम क्या है? विटामिन बी सी का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन बी सी का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी सिक्स से कौन सा रोग होता है? रक्त में क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन। विटामिन बी सिक्स से हो जाता है रक्त में क्षीणता, पेशीय ऐंठन और चर्म रोग। और विटामिन बी सिक्स का स्रोत जिससे दूर किया जाता है, दूध के खाने से, पीने से, ईस्ट और अनाज और मांस में पाया जाता है। विटामिन बी सिक्स स्रोत है इसमें। और विटामिन बी सेवन। विटामिन बी सेवन का अन्य नाम क्या है? मतलब विटामिन बी सेवन बायोटिन। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटिन। इससे कौन कौन से रोग होते हैं? चर्म रोग और बालों का झड़ना। विटामिन बी सेवन की कमी से चर्म रोग और बालों का झड़ना। और इसका स्रोत क्या क्या? मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल आदि। अब आ गया विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम क्या है? फोलिकम। विटामिन बी नाइन का फोलिकम। इससे कौन कौन से रोग होते हैं? रक्त क्षीणता और कुंठित वृद्धि होता है। इसमें का स्रोत क्या क्या है? हरी सब्जी, फलियां, ईस्ट, मास्ट, अंडे आदि। विटामिन बी बारह का नाम या रासायनिक नाम साइनोक्वालमिन होता है। इसका रोग कौन कौन सा है? विटामिन बी बारह से कौन सा रोग होता है? घातक रक्त क्षीणता होता है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी विटामिन बी बारह के कारण होता है। और इसका स्रोत क्या क्या है? मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिकम। इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। इसका स्रोत पाया जाता है किसमें? विटामिन सी किसमें किसमें पाया जाता है? आंवला में, नींबू वंश के फल में, टमाटर और सब्जियों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी को रासायनिक नाम क्या कहा जाता है? कैल्सिफेरॉल। इसका रोग कौन सा है? इसमें रिकेट्स, जो कि सूखा रोग होता है। ऑस्टियोमेलियम। विटामिन बी का स्रोत क्या क्या है? मैंने पाया कि किसमें किसमें जाता है? विटामिन डी। विटामिन डी पाया जाता है मक्खन में, मछली के तेल में, अंडा तथा सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। फिर विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। इसका रोग है जनन क्षमता की कमी, जनांग और पेशियों की कमजोरी। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता
और जननांग की पेशियों में कमजोरी आ जाता है। इसका स्रोत पाया जाता है तेल में, विटामिन ई तेल में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, अंडे की जर्दी में पाया जाता है और सोयाबीन में पाया जाता है विटामिन ई। अब है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। यह इससे कौन कौन सा रोग होता है? चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना। विटामिन के में क्या होता है? रक्त का थक्का न जमना। अब पाया जाता है किसमें? आंत के बैक्टीरिया में, और हरी सब्जियों और अंडा व सोयाबीन में विटामिन के पाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं दूध। दूध से क्या क्या पूर्ण आहार में हम लोग को मिलता है? दूध है जो कि अन्य नाम क्या? पूर्ण आहार के रूप में जाना जाता है। इसका सफेद रंग किसके कारण होता है? कैसीन फास्फोप्रोटीन के कारण सफेद रंग होता है। दूध का सफेद रंग कैसीन के कारण, जिसको फास्फोप्रोटीन के कारण बोला जाता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसका कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। दूध क्या है? प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। यह रेनिन, इसमें रेनिन पाया जाता है। दूध का खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में कौन बदलता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में कौन बदलता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसका संगठन क्या क्या? जल। जल इसमें कितना होता है? 87%। इसमें वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कैल्शियम भी होता है और पोटेशियम भी होता है। किसमें? दूध में जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम होता है। अब अमीनो अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल केवल केवल भोजन से प्राप्त होता है। अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन होता है? हिस्टिडीन। हिस्टिडीन हो गया, आइसोसोलूसिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, लाइसिन हो गया, मेथिओनिन, फेनिल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, बेलिन और थियोथीन। ये सब अमीनो अम्ल अनिवार्य अमीनो अम्ल में आता है। और होता है शरीर की कोशिकाओं में भी संश्लेषण होता है, जिसमें अनानिवार्य अमीनो अम्ल होता है। अनानिवार्य अमीनो अम्ल में ग्लाइसिन, सेरिन, टायरोसिन, एलानिन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामीन, प्रोलीन, एस्पार्टिकम, एस्पैरिजीन, अर्जिनिन और सिस्टीजीन होता है। उसके बाद है ग्लूकोज बहुलक। ग्लूकोज बहुलक में सबसे पहले स्टार्च। स्टार्च में क्या क्या है? स्टार्च है जो कि वनस्पति से प्राप्त होता है। आयोडीन घोल से क्रिया किया जाता है, जिससे नीला और काला रंग होता है। आयोडीन घोल से क्रिया करने पर नीले और काला रंग में परिवर्तन हो जाता है। फिर है पादप बीजों में एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। उसके बाद है सेलुलोज। सेलुलोज वनस्पति से प्राप्त होता है। आयोडीन की घोल से अभिक्रिया नहीं करता सेलुलोज, और कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज में होता है। उसके बाद है बसीय अम्ल। बसीय अम्ल का क्या क्या कार्य है? यह आवश्यक बसीय अम्ल को शरीर में संश्लेषण संभव नहीं है। आवश्यक बसीय अम्लों का शरीर में संश्लेषण संभव नहीं होता। यह ऊर्जा का स्रोत भी है। भोजन से प्राप्त उपयुक्त वसा है जो कि बसीय अम्ल है। यह ट्राइग्लिसरीन वसा के रूप में जाना जाता है। और आवश्यक बसीय अम्ल कौन कौन सा है? अल्फा लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेइक अम्ल। लिनोलेइक अम्ल का उदाहरण क्या? ओमेगा 6 में है। और अल्फा लिनोलेनिक अम्ल है जो कि तिलहन, अलसी या तीसी में अधिकतम उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए ओमेगा 3 बसीय अम्ल है और उपयुक्त रक्त नलिकाओं में वसा को जमाव की कमी के कारण होता है। अब वसा के प्रकार। वसा के प्रकार 3 हैं, जिसमें संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और ट्रांस वसा। अब संतृप्त वसा में क्या क्या है? यह कम अभिक्रियाशील है, इकहरा बांध सिंगल बॉन्ड है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है संतृप्त वसा, और यह नारियल के तेल में पाया जाता है। उदाहरण के नारियल के तेल में संतृप्त वसा। और असंतृप्त वसा क्या है? यह अधिक अभिक्रियाशील है और संतृप्त वसा कम क्रियाशील है। यह असंतृप्त वसा क्या है? कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरा बंधन, डबल बॉन्ड,
वह सिंगल बॉन्ड था संतृप्त वसा और असंतृप्त डबल बॉन्ड। यह अपघटन की तीव्रता दर है किसमें? असंतृप्त वसा में। यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। पाया जाता है किसमें? मछली के तेल में। उसके बाद है ट्रांस वसा जो कि खराब LDL लो डेंसिटी है। इसमें इसमें कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि होता है और हृदय वाहिका के लिए को क्षति पहुंचाता है। उदाहरण के लिए पशुजनित वसा वे हाइड्रोजनीकृत वसा कृत तेल है। पशुजनित वसा और हाइड्रोजनीकृत तेल है। Subscribe my channel.